नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित इस महान ग्रंथ की आज ये शुरुआत है और इसके शुरुआत में हम आपको बताएं कि पिछली कड़ी में बाबा साहेब इस ग्रंथ की रचना क्यों करते हैं। ये बात हमने आपको बताई जो बाबा साहेब ने लिखी है। उससे पहले हमने आपको वो चीजें बताई जो इस ग्रंथ के हिंदी अनुवादक भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने इस ग्रंथ के अनुवादक के रूप में कही। अब इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि तथागत बुद्ध का वास्तविक चरित्र कैसा था। उनके बाल्यकाल से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। इस ग्रंथ की शुरुआत में ही बाबा साहेब लिखते हैं, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। और इसके बाद ये प्रथम कांड का पहला भाग शुरू होता है। इसका शीर्षक है कुल के सिद्धार्थ गौतम राजकुमार, इनके कुल की क्या व्यवस्था थी और इनका कुल कौन सा था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। अगर हम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात करें तो उस वक्त उत्तर भारत जो है, आज जिस उत्तर भारत को हम देखते हैं, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ ये पूरा जो उत्तर भारत जो जुड़ता है, उत्तराखंड आज का भी, इन सब को लेकर अगर देखें तो ये कोई सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य नहीं था, बल्कि ये देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था और इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था तो किसी किसी पर एक राजा का अधिकार नहीं था। मतलब हर कस्बे में, हर सूबे में अलग अलग लोगों का राज्य था और उसके राजा अलग अलग थे। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी और वो जो 16 जनपद थे उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी। इसे कुछ ग्रंथों में ब्रज्जी भी कहा जाता है, जो ब्रज शब्द से आता है। मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। इन 16 राज्य ये थे और जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु, यहाँ के जो शाक्य है, पावा तथा कुशिनारा के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, रामगाम के कोली, अल्लकप्प के बुली, केसपुत के कालाम, कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग, इसे कुछ जगह में भर्ग भी कहा जाता है, जिनकी राजधानी सिंसुमार गिरी थी। और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। फिर आगे लिखा गया है कि कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था या फिर कुछ लोगों का शासन था। इसकी ठीक ठीक जानकारी इस वक्त नहीं मिल सकती क्योंकि ये उपलब्धि ही नहीं है। इतनी बात हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः
शासन करते थे। और ये राज परिवार का जो मुखिया था ये राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की तैयारी थी। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तब राजा बनने की जो बारी है वो शुद्धोधन की थी। और शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। अपने यहां जो उत्तर पूर्व कोना है वहां पर यह शाक्यों का राज्य था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर यह कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राज के अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। और उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। इतिहास की यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि मगध नरेश बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजीत ये दोनों और सिद्धार्थ गौतम ये समकालीन लोग हैं। और ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात है, मतलब 600 साल पहले की। अब थोड़ा सा जानते हैं, शीर्षक है इसका पूर्वज, कि उस वक्त ये जो शाक्यों का कुल था इसमें जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, इनके पूर्वज कौन थे। तो शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था, जो हमने आपको बताया। और हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी कपिल मुनि के नाम पर पड़ा हो। यह हो सकता है, यह अनुमान है, यह पक्का नहीं कहा जा सकता। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था और यह सिंहहनु उसका पुत्र था। जैसे इनका बेटा सिंहहनु, और सिंहहनु का विवाह हुआ कच्छना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। ये 5 पुत्र और इनके अतिरिक्त सिंहहनु की 2 लड़कियां थी, एक अमिता और दूसरी प्रमिता। और इनके परिवार का जो गोत्र है, सिंहहनु जैसे इनके परिवार का जो गोत्र है वो था आदित्य। शुद्धोधन का विवाह, चूंकि हमारा जो केंद्र है वो राजकुमार सिद्धार्थ है, तो हम बाकी लोगों की जानकारी अभी आपको नहीं दे रहे। वो बुधायनिस धम्मा में जिस क्रम में ये बात आती है उसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ। उसके पिता का नाम अंजन था और मां का सुलक्षणा। तो इन्हें अंजन की ये जो पुत्री है महामाया, इनका विवाह हुआ सिंहहनु के बेटे शुद्धोधन के साथ। यह शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई और उसने महाप्रजापति को चुना। यह महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन, ये इस पुस्तक में लिखा है। अब देखिए कि शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था और उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, नौकर चाकर भी थे और वो अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। इतना बड़ा खेत कि जिस पर 1000 हल चलाकर खेती करनी पड़ती हो। वो बड़े ही अमन चैन की जिंदगी बसर करता था और उसके कई महल थे। इसमें एक बात तो हम समझ सकते हैं कि शुद्धोधन, जिसकी इस वक्त राजा बनने की बारी थी, जिस वक्त राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस वक्त उनकी राजा बनने की बारी थी और शुद्धोधन अपने आप में बड़े आर्थिक रूप से सक्षम थे, बड़े धनी थे और बलवान भी थे। अब ये
तीसरा शीर्षक आता है जन्म। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उसके जन्म की कथा इस प्रकार है। हर महापुरुष के साथ कुछ कथाएं जुड़ जाती हैं। बुद्ध और उनका धम्म में जो बौद्ध साहित्य से कथाएं आती है, उन कथाओं में से ये कथा जो राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म की कथा है, ये कथा इसके साथ जुड़ी हुई है। इस कथा को हम आपको सुना रहे हैं। ये कथा है कि शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा और क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। ये एक ऐसा उत्सव था जो आषाढ़ में मनाया जाता था, जब स्थिति ये थी कि लोग खेती के लिए अपनी शुरुआत करते थे और खेती के इस शुरुआत के समय में यह उत्सव मनाया जाता था। लोगों में बड़ा उत्साह होता था क्योंकि अभी बोनी का समय है और बोनी होगी अभी, और इस वक्त में ये जो कार्य, लेकिन लगभग बोनी इस वक्त खत्म हो जाती थी और बोनी होने के बाद लोग पूरी तरह से थोड़े रिलैक्स होने के लिए भी, थोड़े अपने आप को स्वस्थ करने के लिए भी इस तरह के उत्सव के आयोजन में शामिल होते थे। लेकिन इस उत्सव की विशेषता ये थी कि इस उत्सव में राजा और प्रजा सब एक साथ मिलकर सम्मिलित होते थे, और ये राजा और प्रजा दोनों एक साथ मिलकर सम्मिलित होते थे, और ये उत्सव लगभग 7 दिन तक मनाया जाता था। देखिए, भारत को उत्सवों का देश, परंपराओं का, विभिन्न परंपराओं का देश कहा जाता है। तो ये जो उत्सवों की परंपरा है, ये तब भी है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, यानी अब से लगभग मान के चले कि 2600 साल पहले ये इस तरह का उत्सव मनाने की परंपरा तब भी है। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ और बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, लेकिन उसमें सुरा और मेरय जैसी नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। जश्न है, उत्सव है, पार्टी है, नाच है, गाना है, लेकिन इसमें नशीली चीजों का सेवन नहीं है। भारत की यह विशेषता रही है कि भारत में असुर, यानी कि जो सुरापान नहीं करते, जो असुर है, इन लोगों की एक परंपरा रही है। और 600 साल पहले की ये बात आपको बता रहे हैं। एक ये छोटा सा जो कथानक इसके साथ जुड़ता है सिद्धार्थ राजकुमार के जन्म के साथ। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे बुद्ध और उनका धम्म से, लेकिन यहां रुकना होगा। तो आपको बता दें कि ये बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है, इस रचना संसार से हम आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में। यहां रुकते हैं। बुद्ध और उनका धम्म।